स्वागत है दोस्तों खोरवाल ऑनलाइन नर्सिंग चैनल के अंदर, जहाँ पर आपको मिलेंगे MCQs मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से रिलेटेड, जो आपको अपकमिंग नॉरसेट एग्ज़ाम्स, नर्सिंग रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स के अंदर हेल्प करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। Question number 1. When planning discharge teaching for a young adult, the nurse should include the potential health problem common in this age group. What should the nurse include in this teaching plan? नंबर 1, देखिए मेंशन है अपने पास में किडनी डिस्फंक्शन, नंबर 2 कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, नंबर 3 आई प्रॉब्लम्स लाइक ग्लूकोमा, नंबर 4 एक्सीडेंट्स इंक्लूडिंग देयर प्रिवेंशन। यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर नंबर 4 है, जिसके अंदर बताया है एक्सीडेंट्स सबसे ज़्यादा कॉमन हो सकते हैं इस अडल्ट यंग एज ग्रुप के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट और इम्पल्सिटिविटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। बाकी के 3 ऑप्शंस में से किडनी डिस्फंक्शन है, जो कि एक एज स्पेसिफिक के रिगार्डिंग है। दूसरा यहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से रिलेटेड है, जो कि मिडिल अडल्टहुड की प्रॉब्लम है। और तीसरा ग्लूकोमा लाइक आई डिजीज़ है, जो कि ओल्डर अडल्टहुड की मेजर प्रॉब्लम है। राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 2. A 76-year-old male client asked the nurse about the chances of getting osteoporosis like his wife. Which is the best response by the nurse? बुजुर्ग आदमी पूछ रहे हैं, इसमें इनके अकॉर्डिंग अपन ऑप्शन बता रहे हैं कि नर्स उसको बता रही है, दिस इज ओनली अ प्रॉब्लम फॉर वुमन, एक्सरसाइज इज ए गुड वे टू प्रिवेंट दिस प्रॉब्लम। नंबर 3, you are not at risk because of your small frame. Number 4, you might think about having a bone density test. Right answer is number 4. ऑस्टियोपोरोसिस केवल वुमेंस में ही नहीं होता है, क्योंकि ये ओल्ड एज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक आता है। हाँ, एक बात ही अलग है, क्योंकि वुमेंस के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस के कारण फ्रैक्चर्स के चांसेस कम हैं, बाकी मेल के अंदर ज़्यादा होते हैं, 13 से 25% तक। और इस ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर जो अपनी बोन्स के अंदर मिनरल्स की डेंसिटी है वो कम पड़ जाएगी, जिसके कारण से हमारी बोन्स वीक हो जाएंगी। बाकी ऑप्शंस में से सुनिए, नंबर 1 ऑप्शन इज जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस ऑल्सो कैन अकर इन मेल, वो भी है। नंबर 2, एक्सरसाइज के कारण ऑस्टियोपोरोसिस कम हो सकता है, लेकिन रोका नहीं जा सकता है। और नंबर 3 है स्मॉल फ्रेम इज़ ए रिस्क फैक्टर फॉर ऑस्टियोपोरोसिस। सो राइट आंसर इज नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज द मेजर प्रायोरिटी व्हेन वर्किंग विद अ ग्रुप ऑफ मिडिल एज्ड अडल्ट क्लाइंट्स? ऑप्शन नंबर 1, स्मोकिंग को बंद करना। ऑप्शन नंबर 2, इन्फेक्शन से बचाव करना। ऑप्शन नंबर 3, अल्कोहल से दूर रहना। ऑप्शन नंबर 4, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन के लेवल में गिरावट आना। यहाँ पे अपना राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, क्योंकि मिडिल एज्ड अडल्ट क्लाइंट्स के अंदर अगर स्मोकिंग को देखा जाए तो वो एक स्टेटस सिंबल होता है, जो आगे चलकर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का, हाइपरटेंशन का एक इटियोलॉजिकल मेजर फैक्टर आता है। ऑप्शन नंबर 2, इसके अंदर इन्फेक्शन के चांसेस भी नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे इम्यूनिटी का भी अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा। ऑप्शन नंबर 3, अल्कोहल भी इस एज ग्रुप के अंदर लिया जाता है, लेकिन एक लिमिटेड क्राइटेरिया के अंदर, तो यहाँ पे एब्सटिनेंस जो है उसको भी आप इंक्लूड नहीं भी कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 4, HDL लेवल का इंक्रीज होना कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। राइट आंसर इज नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 4. विच फ्रैक्चर डज द नर्स कंसिडर मोस्ट लाइकली कंट्रीब्यूट्स टू द इंक्रीज्ड incidence of hip fracture in older adults? Option number 1, carelessness. Option number 2, fragility of bone. Option number 3,
sedentary existence. Option number 4, rheumatoid disease. The correct answer is fragility of bone और ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि ओल्डर पर्सन के अंदर एजिंग प्रोसेस के कारण एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है, जिसके कारण से बोन डेंसिटी के अंदर और मिनरलाइजेशन के प्रोसीजर के अंदर बहुत डिफरेंसेस आने चालू हो जाते हैं। बाकी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर 1 केयरलेसनेस का कैरेक्टर है वो कुछ एक इंडिविजुअल को छोड़ के ज़्यादातर में अप्लाई नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन, क्योंकि मोस्टली जो पर्सन्स हैं अगर वो एक्टिविटीज़ करते हैं तो उनमें फ्रैक्चर्स या डीमिनरलाइजेशन की प्रोसीजर केवल हैवी वेट बेयरिंग एक्टिविटी के कारण होती है, मतलब फ्रैक्चर के चांसेस उसी के कारण से होते हैं, हैवी एक्सरसाइज के कारण। और ऑप्शन नंबर 4 रिमेटॉइड डिजीज़ के कारण ऐसा नहीं होता, क्योंकि रिमेटॉइड डिजीज़ में स्केलेटल सिस्टम अफेक्ट होता है और इसके अंदर हिप फ्रैक्चर्स के चांसेस कम होते हैं या नहीं होते हैं। Question number 5. A nurse is caring for an older adult with a hearing loss secondary to aging. What can the nurse expect to identify when assessing this client? Select all that apply. दोस्तों यहाँ पे आप एक से ज़्यादा ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 1 ड्राई सेरिमन, ऑप्शन नंबर 2 टीयर्स इन द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ऑप्शन नंबर 3 डिफ़िकल्ट hearing woman's voice, option number 4 decrease of hair in the auditory canal, option number 5 overgrowth of the epithelial auditory lining। इनमें से अपने को ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। यहाँ पे राइट आंसर जो होंगे वो होगा ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 1 जिसमें बताया है कान में एज के साथ साथ सेरुमन या ईयर वैक्स ड्रायर हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, जिसके कारण सुनाई देने में प्रॉब्लम आएगी। और ऑप्शन नंबर 3 जिसमें बताया गया है कि पतली आवाज़, फीमेल के जैसी पतली आवाज़, हाई पिच वाली आवाज़, जिसको सुनने में पर्सन को प्रॉब्लम आएगी, जिसे अपन प्रिस्बाइक्यूसिस या हियरिंग लॉस कोज्ड बाय एजिंग प्रोसेस भी बता सकते हैं, जिसके अंदर अपन हाई पिच जो आवाज़ है वो नहीं सुन पाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है जिसके अंदर ज़्यादा चांसेस नहीं है कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है वो टीयर हो सकती है एजिंग प्रोसेस के कारण। हाँ, ड्रम जो है उसमें इलास्टिसिटी कम हो सकती है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसमें हेयर्स ऑडिटरी कैनाल में एज के साथ साथ बढ़ते हैं, कम नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर 5 एपिथेलियल जो लाइनिंग है ईयर की वो और ज़्यादा सूखी और मोटी होती जाएगी, पतली होती जाएगी। करेक्ट आंसर इज 1। नंबर 6 a 93-year-old client in a nursing home has been eating less food during meal times. What is the priority nursing intervention? एक 93 साल के बुज़ुर्ग हैं जो कि खाने के टाइम पे कम खाना खा रहे हैं, तो नर्सिंग इंटरवेंशन प्रायोरिटी के हिसाब से क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 सब्सटीट्यूट एज सप्लीमेंटल ड्रिंक फॉर द मील, मतलब खाने के अलावा उनको दूसरे सप्लीमेंटल ड्रिंक दिए जाएं। नंबर 2 स्पून फीड द क्लाइंट अंटिल द फूड इज़ कम्प्लीटली ईटन, जब तक उनका खाना ख़त्म नहीं हो उनको चम्मच से खिलाया जाए। नंबर 3 अलाउ द क्लाइंट अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम टू कंप्लीट द मील, यानी कि उनको जितना खाना खाने के लिए टाइम चाहिए उतना दिया जाए, यानी कि टाइम बढ़ाया जाए। नंबर 4 अरेंज द कंसल्टेशन फॉर द प्लेसमेंट ऑफ अ गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब, यानी कि वो खाना नहीं खा पा रहे हैं पूरा तो गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब लगा दी जाए। आपके हिसाब से राइट आंसर क्या होगा? हमारे हिसाब से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। एज clients may display psychomotor retardation and need more time to complete the task associated with the activities of daily living. Meal time should be relaxing and social, मतलब इनको ज़्यादा टाइम खाना खाने के लिए अपने को दिया जाना चाहिए, क्योंकि इनके साइकोमोटर रिटार्डेशन के कारण इनमें
एक्शन टाइम एक नॉर्मल पर्सन या एडल्ट पर्सन की तुलना में ज़्यादा होता है। तो बाकी के 3 ऑप्शन गलत हैं, जिसके अंदर बताया गया है ऑप्शन नंबर 1 के अंदर कि इनके मील के जगह पे सप्लीमेंटल ड्रिंक्स दिया जाना चाहिए। हाँ, ये सही है, मील के बीच में दिया जाना चाहिए, लेकिन मील के रिप्लेस में नहीं दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, क्लाइंट को एनकरेज किया जाना चाहिए कि वो खुद से खाना खाए और तब तक खिलाया जाए उसको जब तक कि पूरा खाना उसका पूरा नहीं हो जाए, चम्मच से ही चाहे खिलाना पड़े। लेकिन ऐसा अगर आप क्लाइंट के साथ ज़बरदस्ती करते हो तो वो इरिटेट हो जाएगा और इसके कारण से उसमें एंजाइटी, एजिटेशन, फ्रस्ट्रेशन जैसे जो है माल एडजस्टमेंट वाले कैरेक्टर्स आना शुरू हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4, प्लेसमेंट ऑफ गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब, जो कि बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है। अगर खाना वो मुंह से कम टाइम में नहीं खा पा रहे हैं तो उनको ज़्यादा खाने का टाइम दे दो, लेकिन गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब डालना बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 7, a 78-year-old client who has hypertension is beginning treatment with furosemide. Considering the client's age, what should the nurses teach client to do? बुजुर्ग व्यक्ति हैं, 78 साल के, उनको हाइपरटेंशन की बीमारी है, उसके ट्रीटमेंट के लिए लासिक्स दिया गया है उनको। तो उनकी एज के अकॉर्डिंग नर्स को क्लाइंट को क्या बताना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1, लिमिट फ्लूइड्स एट बेड टाइम, सोते समय पानी बहुत कम पीना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, चेंज पोजीशन स्लोली, जब भी मरीज सोए हुए से बैठते हैं पोजीशन चेंज करते हैं बहुत धीरे से करना है। ऑप्शन नंबर 3, टेक द मेडिकेशन बिटवीन मील्स, खाने के बीच में दवाई को लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4, असेस द स्किन फॉर ब्रेक डाउन डेली, मतलब कि दवाई के कारण से उनकी जो स्किन है वो टूट तो नहीं रही है, ये डेली चेक किया जाना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जिसके अंदर बताया गया है कि फ्यूरोसेमाइड के कारण से, एक्शन के कारण से बहुत सारा पानी शरीर से निकल गया है, ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया है, जिसके कारण से हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। जब मरीज पोजीशन चेंज करता है तो वो गिर भी सकता है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन जिसको बोला जाता है वो हो जाएगा पर्सन को। ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 गलत हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 के अंदर फ्लूइड्स इनटेक को मेंटेन रखना है, क्योंकि पानी बहुत सारा निकल रहा है। लेकिन ये फ्लूइड इनटेक रात के टाइम पे नहीं लिया जाना चाहिए, दिन में ही लिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, जो आपका दवाई है फ्यूरोसेमाइड है उसको खाने के साथ में लेना चाहिए, क्योंकि ये गैस्ट्रिक इरिटेशन प्रोड्यूस करती है, खाने के साथ में लेंगे तो कम इरिटेशन होगी। और दूसरी बात, इसको नाइट में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बार बार वॉइडिंग के कारण नींद में खराबी आएगी। ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पे फ्यूरोसेमाइड और स्किन के ब्रेकडाउन में कोई भी रिलेशन नहीं है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, ये एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। A nurse must obtain a client's apical pulse, place an X over the site where nurse should place stethoscope. इसके अंदर अपने को वो पर्टिकुलर लोकेशन बतानी है जहाँ पे एपिकल पल्स को सुना जा सकता है इस इमेज के अंदर में। दोस्तों यहाँ पे अपने हार्ट के अपेक्स को अपने को डिफाइन करना है, जिसकी एनाटॉमिकल पोजीशन अपने को बतानी है लेफ़्ट साइड के अंदर मिड क्लेविकुलर और बिटवीन टू 5th and 6th रिब्स, ये लोकेशन है इनकी। इसको अपने को एक्स प्लेस करना है यहाँ पे, मतलब अपना स्टेथोस्कोप अपन प्लेस करेंगे तो अपने को एपिकल पल्स सुनने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 9, A client with a history of dysarrhythmias is to wear a Holter monitor for 24 hours on an outpatient basis. What should the nurse teach the client to do while wearing this monitor? यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक डिसएरिथमिया की हिस्ट्री वाले पेशेंट को होल्टर मॉनिटर 24 आवर्स के लिए दिया गया है, तो नर्स को क्लाइंट को क्या बताना है पेशेंट को, जिसके अंदर रेगुलरली उसको कुछ मॉनिटरिंग करते रहना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है डिसकंटिन्यू मेडिकेशन, यानी कि दवाइयों को बंद कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर 2, अवॉइड यूजिंग माइक्रोवेव ओवन, यानी कि ओवन जिसमें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है उसको यूज करना रोक दिया जाए। ऑप्शन नंबर 3, कीप अ रिटन अकाउंट ऑफ एक्टिविटीज़, यानी कि आप जो भी 24 घंटे में काम कर रहे हो, एक्टिविटीज़ कर रहे हो, उसको लिखो आप। ऑप्शन नंबर 4, रिकॉर्ड एंड ब्लड प्रेशर पीरियोडिकली, यानी कि आपको रेगुलरली अपना ब्लड प्रेशर चेक करते रहना है, रिकॉर्ड करते रहना है। दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। होल्टर मॉनिटर एक ऐसा इक्विपमेंट है जो आपके हार्ट की 24 आवर्स की
इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को यानी कि ECG को रिकॉर्ड करता रहता है। और जब भी आप किसी स्ट्रेसफुल एक्टिविटी को करते हो तो आपकी हार्ट में एक्टिविटी में आने वाले चेंजेस यानी कि जो रिदम चेंजेस हैं उसको आपका डॉक्टर एज ए डिसफंक्शन काउंट नहीं करे। तो आप जो भी एक्टिविटीज़ करते हो इस होल्टर मॉनिटर के साथ में या इक्विपमेंट के साथ में आपको अपनी एक्टिविटीज़ को रिटर्न लेते रहना है टाइम के साथ में। बाकी 3 ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो कि मेडिकेशंस लेना बंद करना चाह रहे हो उसकी ज़रूरत नहीं है, आपको कंटिन्यूस करना है अपने मेडिकेशन को। ऑप्शन नंबर 2 आपको माइक्रोवेव ओवन से दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना डेली का काम कीजिए। ऑप्शन नंबर 4 अपना ब्लड प्रेशर है उसकी रीडिंग आप तभी लें जबकि आपको होल्टर मॉनिटर के अंदर ज़रूरी लगता है, यानी कि जब आपको घबराहट वगैरह हो तभी आपको अपनी BP रिकॉर्डिंग लेनी है, अदरवाइज इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, आपको 24 घंटे की एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट विद दिस एरिथमिया इज एडमिटेड टू टेलीमेट्री फॉर ऑब्जर्वेशन। In the morning, the client asks for a cup of coffee. What is the nurse's best response? डिसएरिथमिया के एक मरीज़ को टेलीमेट्री के ऑब्जर्वेशन के लिए अपन ने रखा हुआ है और सुबह सुबह मरीज़ डिमांड कर रहा है कि उसको 1 कप कॉफ़ी चाहिए। आप एज ए नर्स पेशेंट को क्या रिस्पॉन्स दोगे? ऑप्शन नंबर 1, हॉट ड्रिंक्स सच ए कॉफ़ी आर नॉट गुड फॉर योर हार्ट, यानी कि हॉट ड्रिंक्स या फिर कॉफ़ी जैसी चीज़ें आपके हार्ट के लिए अच्छी नहीं है। ऑप्शन नंबर 2, कॉफ़ी इज़ नॉट परमिटेड ऑन डाइट व्हाट दैट वाज ऑर्डर्ड फॉर यू, कॉफ़ी आपके लिए दी गई डाइट में, प्रिस्क्राइब्ड डाइट में नहीं है। नंबर 3, यू कैन नॉट हैव कॉफ़ी, आई कैन ब्रिंग यू ए कप ऑफ टी इफ़ यू लाइक, आपको कॉफ़ी नहीं दिया जा सकता, अगर आपको पसंद हो तो चाय दी जा सकती है। ऑप्शन नंबर 4, कॉफ़ी हैज़ कैफीन दैट कैन अफेक्ट योर हार्ट, इट शुड बी अवॉइडेड, यानी कि कॉफ़ी में कैफीन नाम का केमिकल है जो आपके हार्ट की एक्टिविटीज़ को अफेक्ट कर सकता है, आपको नहीं पीनी चाहिए। आपके हिसाब से बेस्ट रिस्पॉन्स नर्स के द्वारा क्या होता है? राइट आंसर इज नंबर 4, कॉफ़ी इज स्टिमुलेटिंग, कैफीन इज स्टिमुलेटिंग हार्ट that causes vasoconstriction and is contraindicated for client with a dysarrhythmia, यानी कि कैफीन नाम का कंटेंट कॉफ़ी में पाया जाता है जो हार्ट को स्टिमुलेट करता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है, जिसके कारण से हार्ट रेट डिस्टर्ब होती है। ऑप्शन नंबर 1, 2 आर ट्रू स्टेटमेंट, लेकिन इनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन पेशेंट के हार्ट के लिए अच्छी है वो यहाँ पे सही तरीके से एक्सपोज नहीं की गई है। जिसके अंदर बताया गया है कि आपको पर्टिकुलरली कॉफ़ी क्यों नहीं पीनी चाहिए, वो नहीं बताया गया। ऑप्शन नंबर 3, टी कंटेंट्स कैफीन एंड शुड बी अवॉइडेड बाय ए क्लाइंट विद डिसएरिथमिया, यानी कि चाय में भी कैफीन पाया जाता है थोड़ी क्वांटिटी में, लेकिन कम क्वांटिटी है, फिर भी इस पेशेंट के लिए ठीक नहीं है। राइट आंसर इज 4।